आज हम आपको जो डॉक्यूमेंट्री दिखाने जा रहे हैं वो लिटिल प्रोफेसर हम्माद साफ़ी की निजी लाइफ के ऊपर मबनी है। और इसके अंदर हमने इनकी ज़िंदगी के वो पहलू डिस्कवर किए हैं कि जो आज तक आपको सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर इतनी डेप्थ में जाके जो हमने डिस्कवर किया है वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आई होगी। तो और वाज़े करता चलूँ कि इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए मुझे हैदराबाद से 3 मरतबा इस्लामाबाद आना पड़ा। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया तो वो सख्त सर्दी के दिन थे, जनवरी का महीना था और बड़ी जिस्म को तोड़ती हुई और टठरती हुई सर्दी के दिन थे। उसमें मेरा आना हुआ। फिर मैंने इसमें उनके कुछ कंटेंट्स इकट्ठे किए, उनके कुछ शॉर्ट्स वगैरह इकट्ठे किए। फिर मेरी अपनी पर्सनल बहुत सारी वो जो वीडियोस थी वो इनको वो कलेक्ट किया, फिर उनको एडिट करना और ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर मैं चला गया, अपनी ज़ाती मसरूफियात थी, मेरी अपनी किताब आ रही थी उसकी लॉन्चिंग के। उसके बाद दोबारा आना पड़ा मुझे इस्लामाबाद। आज मैं तीसरी मरतबा इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आज जुलाई का महीना है, सख्त गर्मी है। कहाँ सख्त सर्दी थी जब मैंने इनिशिएटिव लिया इसका और कहाँ आज सख्त गर्मी का। तो हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। हम्माद साफ़ी के जितने भी फ़ैन हैं, जो उसके फॉलोवर्स हैं, उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग, उनको इसमें वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आज तक उनको हम्माद साफ़ी के हवाले से कहीं भी न सुनाई दी गई होगी न दिखाई दी। तो आइए हम आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। आप लोगों के जहन में दर्जनों सवालात होंगे कि ये नन्हा प्रोफेसर अचानक सोशल मीडिया से कैसे गायब हो गया और ये तकरीबन 1 साल का अरसा होने को आया, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। तो इन सारे सवालात का जवाब मैंने बिलाखिर यहाँ इस्लामाबाद आकर ढूंढ ही लिया और वो सारे इन सवालात के तमाम जवाबात जो है वो आपके सामने रखेंगे, बल्कि कैमरे की आंख पे जो महफूज किया है आपको दिखाया भी जाएगा कि इस स्पेल में, कोरोना का जो ये स्पेल आया कोविड का, इसके अंदर इस बच्चे ने जहां पूरी दुनिया में पर एक सहर थारी था और लोग घरों में कैद थे, मैसूर थे और सड़क पर आपको कर्फ्यू का समा सा नज़र आ रहा था, लोग घरों से बाहर नहीं जाते। उस अरसे में इस नन्हे प्रोफेसर ने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, जिसे देखकर मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये पूरी कौम के लिए फ़ख्र है। आपको बेइंतहा खुशी होगी ये देखकर कि इस नन्हे से प्रोफेसर ने कितना बड़ा कारनामा इस अरसे में किया है। तो हम वो सारी चीज़ें जो हमने कैमरे की आंख से कैप्चर की है वो आपको दिखाते हैं। हमने हम्माद साफ़ी के पास मौजूद हैं। जब हैदराबाद से निकले, इनके यहाँ मेहमान बने तो अंदाज़ा नहीं था, एक इंसान के जहन में होता है जब कहीं मेहमान जाता है तो वो आराम से रिलैक्स होकर उठता है, लेकिन यहाँ आके हमें तो अचानक से यानी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें नज़र आई कि ये लोग सुबह सादिक उठा देते हैं मेहमानों को और नमाज का तो तसव्वुर ही नहीं है कि यहाँ नमाज जमात से रह जाएगी। कज़ा होना तो खैर बहुत दूर की बात है। तो सुबह सवेरे की क्या पोजीशन थी, यहाँ की क्या हालत थी, वो हम आपको दिखाते हैं कि उस वक्त एक नए मेहमान के साथ क्या होता है। लिहाजा ये बताने का मकसद आपको ये है, जब आप इधर आ रहे हों ख़ास तौर पे हम्माद साफ़ी के पास, तो आप जहनी तौर पे तैयार रहें कि रिलैक्सेशन का तो यानी कि आप बिल्कुल जो है वो यहाँ माइंड बना कर आएँ कि आपको 5 नमाज़ें पढ़नी और सुबह सादिक यानी कि तहज्जुद के वक्त आपको उठना पड़ेगा। तो हम आपको पहले तो सुबह का मंजर दिखाते हैं, उसके बाद हम इनकी एकेडमी का तारुफ कराएंगे कि यहाँ जो सुपर किड बच्चे हैं वो उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो है वो सुबह की थोड़ी सी मेरी एक्टिविटी कि उस वक्त मैं किस हालत में था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरज निकल आया, तो आपको दिखाते हैं। सुबह सादिक में उठे थे हम नमाज के लिए। अभी नमाज फ़जर अदा की। यहाँ नमाज फ़जर इस वक्त होती है कि जब आसमान पर कोई रोशनी के आसार नहीं होते, यानी इतनी सुबह सवेरे ये लोग यहाँ फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं।
और सर्दी का जो आलम है वो मैं ही महसूस कर सकता हूँ। और माशाल्लाह इस वक्त ये हमें भी उठा देते हैं और ये इनकी रोज़ की रूटीन है। गलबन 6 सवा 6 बज रहे हैं और आपको अकब में लाइटें दिख रही होंगी, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। बचपन में सुना था, हमें तो तवील अरसा हो गया एक्सरसाइज किए, यहाँ आके इसकी अफादियत का पता चला। सवात, एबटाबाद और स्कर्दू और गिलगित चतराल तो लोग जाते हैं, लेकिन ये वाला मंजर वहाँ देखने को नहीं मिलता। और माशाल्लाह इस सर्दी में हम जैसा सुस्त और कायल आदमी खड़ा है, इट मीन्स कि इनके अंदर वो सलाहियतें हैं कि हम जैसे सोए हुए लोगों को भी ये जगा सकते हैं। एक बहुत बड़ी एकेडमी है, इसमें बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं। और कराची जैसे शहर के अंदर हम तसव्वुर करते हैं ओ लेवल, ए लेवल, और यानी मैं आपको अभी बताता चलूँगा कि यहाँ मैंने कौन कौन सी नई नई चीज़ें देखी। सारा पाकिस्तान घूमने के बाद क्या ऐसी मुनफरिद चीज़ें थी जो दीगर दूसरी जगहों पे देखने में नहीं मिली, और वो यहाँ तो चलते हैं। ये जी हम आ गए हमाद साफ़ी के ऑफिस में। आपको थोड़ा सा लुक चेंज नज़र आ रहा होगा। पीछे वो स्टूडियो था, ये इनका मेन ऑफिस है, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मुल्क भर से डेलीगेशन आते हैं और हमाद साफ़ी से मिलने के लिए, और मुख्तलिफ़ तकरीबात में उनको इनवाइट करने के लिए, या कोई सेमिनार्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं। और ये पूरा जो है वो उनका, इनकी मैनेजमेंट में भी हाई अथॉरिटी जो है, इनकी हाई मैनेजमेंट जो है वो यहाँ बैठती है। और इसके अलावा ये अकब में आपको चंद ये दिख रहे होंगे अवार्ड्स वगैरह, ये सारे हमाद साफ़ी को जो है वो गिफ्ट किए गए हैं मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से, मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों की तरफ से, सरकारी इदारों की तरफ से। आगे भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस साइड पर भी आपको बेशुमार ये अवार्ड्स वगैरह दिख रहे होंगे, जो इनकी काबिलियत का मुँह बोलता सबूत है, और बेशुमार है। अभी इससे कई गुना ज़्यादा आपको आगे जाकर भी हम अवार्ड सिखाते हैं। और अब हम चलते हैं बाहर, इनका जो ओपन एरिया है, ओपन एरिया की तरफ चलते हैं, जहाँ ये लोग सुबह सवेरे रनिंग करते हैं। और यानी कि सुबह सादिक होने के बाद जब नमाज अदा करते हैं, तो नमाज के बाद जब ये लोग रनिंग कर रहे होते हैं, वो एरिया है, वहाँ आपको लेके चलते हैं जी। छत है, यानी कि जिसके ऊपर ये सुबह एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाती है इनको, और जिसमें रनिंग है, बॉडी फिटनेस के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज हैं। और ये देख रहे हैं आप, पूरा एरिया आपको नज़र आ रहा है। इसी किस्म के 2 फ्लोर और मज़ीद नीचे हैं जो इनकी एकेडमी का हिस्सा हैं। और चूँकि दिखाना मकसूद छत का एरिया था, जो ओपन एरिया है जहाँ एक्सरसाइज होती हैं इनकी सुबह अर्ली मॉर्निंग, उस वक्त वो जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि जिसमें बिल्कुल धुंध का ये आलम था कि ये साइन बोर्ड मुझसे भी नहीं पढ़ा जा रहा था। अब हम आ रहे हैं, ये देखें इनके जो सराउंडिंग में जो एरियाज़ हैं, ये जो है वो देही इलाके का भी टच दे रहे हैं। और ये बिल्कुल जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी मुख्तलिफ़ इमारतें। पूरे इस्लामाबाद का हसीन नज़ारा होता है यहाँ से, और एक बड़ा पुरफ़िज़ा मकाम है ये, पुरफ़िज़ा और पुरसुकून मकाम है। और इंतहाई हैरत अंगेज़ बात यह है कि कोविड-19 में जब पूरा मुल्क लॉकडाउन की सूरत हाल थी, हर बंदा अपने घरों के अंदर मैसूर और कैद होके रह गया था। उस दौरान एक मासूम सा बच्चा, एक ये नन्हा साफ़ी, हमाद साफ़ी ने कितने बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया उस कोविड के अंदर, कि वो आप अभी अपनी आँखों से देख लेंगे कि सारी दुनिया घरों में कैद थी, और ये बच्चा यानी कि इसका एजुकेशन से लगाव, इसका कौम और मिल्लत की तामीर से जो वो गहरी एक सोच है, उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना फ़िक्रमंद है ये बच्चा इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, आने वाले कौम के जो मेहमान हैं उनके लिए। हम आपको दिखाते हैं इनके नीचे के 2 फ्लोर, आप हमारे साथ आइए।
अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब ऑलमोस्ट काम हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत सा काम है, फर्निशिंग करनी है, इंशाल्लाह फिर हो जाएगा। ये जो है इस साइड पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, इस तरह अकाउंट सेक्शन हो गया, एमडी का ऑफिस और टीचर्स का शॉप रूम हो गया। और यहाँ पर फिर ये जो है इसको हमने एक लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब में तब्दील करना है। कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आएंगे और उनका कंप्यूटर लैब भी है और किताबें भी यहाँ पर होंगी, तो वो आसानी से जो है यहाँ पर बैठ के किताबें भी पढ़ सकते हैं और अपना वक्त गुजार सकते हैं। इसके अलावा ये लेफ्ट साइड पे जो आपका दिख रहा है, अगर आपको याद हो मैंने ऊपर कमरे में आपको बताया, ये एक मकान बनाया हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स आएंगे और वहाँ पर सेशन होंगे, लेक्चर्स। तो ये वो हॉल है, ये वो हॉल है सर आगे। अच्छा, जिसकी मैं बात कर रहा था। अच्छा, ये स्टेज बनाए हैं और इस स्टेज में मैं या और कोई भी हो तो भी यहाँ पे खड़े होकर लेक्चर्स दे सकते हैं। मसलन आप आ गए, हमारे मेहमान स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इस हॉल में पीछे तक कतारों में बैठे होंगे। अच्छा। और यहाँ पे पोडियम होगा, डाइस होगा, प्रोजेक्टर स्क्रीन होगी। अच्छा। यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ सेशंस भी होंगी और शॉर्ट लेक्चर्स भी होंगे। अच्छा। या जो कुछ भी है डिस्कशंस, वो सब स्टूडेंट्स के साथ हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो बनाए हैं ये आपने शेल्फ वगैरह ये किस मकसद के लिए बना है? ये मेरे ख्याल से ये लाइब्रेरी का है, टेम्परेरी इसको यहाँ पे रखा हुआ है, फिर इसको शिफ्ट करेंगे लाइब्रेरी। अच्छा अच्छा, ये इस हॉल का हिस्सा नहीं है फिलहाल? बिल्कुल बिल्कुल, इस हॉल का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे कुर्सियाँ रखेंगे और ये जो साइड से कॉर्नर से यहाँ पे फिर आप स्पीकर्स लगाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितनी कैपेसिटी होगी इस हॉल में? यहाँ पे मैक्सिमम देखा जाए तो 100-200 प्लस कैपेसिटी यहाँ पे हो सकती है। अच्छा इंशाल्लाह। उसमें ये यानी कि आप चेयर्स वगैरह लगाएंगे या सोफे वगैरह, वो जो एक ये अभी हम प्लान कर रहे हैं। अगर आपने पेशावर में निश्तर हॉल दिखाओ जी तो जी, उसमें वो सीट्स होती हैं कि वो आप खुद ही उसको नीचे करके उस पर बैठ जाया करें, फिर जब आप उठते हो खुद ही बंद हो जाती है। तो शायद उस तरीके का कुछ सिस्टम करें या हम चेयर्स रखते हैं यहाँ पे, शायद इस तरह से इंशाल्लाह कोई प्लानिंग करेंगे इसके लिए। बिल्कुल। ये जो है इसको हम इंशाल्लाह ताला एमडी ऑफिस बनाएंगे और यहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे वो बैठे होंगे, उनके साथ जो मीटिंग्स होगी, जो कुछ जरूरत हो सब यहाँ पे होगा। और उसके साथ जो है फिर ये वाली जो जगह है ये स्टाफ रूम है टीचर्स का। अच्छा। जहाँ पे टीचर्स आएंगे और रेस्ट भी कर सकते हैं वो यहाँ पे, या अपनी कोई प्रिपरेशन वगैरह हो, कुछ भी हुआ तो ये उनके लिए स्टाफ रूम है। यहाँ पर मेकअप भी बना रखे हैं, टेबल्स भी बन चुके हैं और बस ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो चुका है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे दरमियान में थोड़ा सा गैप हमने इसलिए छोड़ दिया ताकि एमडी और टीचर्स जो हैं वो फिर आपस में जो कम्युनिकेशन वो ईजीली कर सकें यहाँ पर। क्लासरूम्स हैं और हर एक क्लासरूम को हमने इसी तरह डिज़ाइन किया हुआ है और ये हमने यू शेप के टेबल्स बना रखे हैं जिसमें स्टूडेंट्स यू शेप में बैठेंगे। क्योंकि अक्सर स्कूल्स में और हर जगह पे ऐसा होता है अकेडमीज में कि इस तरह लाइन्स में बच्चे बैठे होते हैं तो वो फिर आखिरी वाले बच्चों को टीचर्स नहीं नजर आने वाले और ना टीचरों को फोकस कर पाते हैं। तो ये यू शेप इसलिए बना रखा है ताकि सब स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन और टीचर्स के साथ। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स के लिए नोटिस बोर्ड, कोई कंपटीशन हो गया या उसके अलावा क्लासरूम के अंदर कोई कंपटीशन हो गया, कोई स्पीचेज होगी, कुछ भी हो, कोई डिस्कशन होगी तो वो यहाँ पर होगा। और फिर यहाँ पर प्रोजेक्टर हमने लगाया है स्टूडेंट्स के लिए ताकि स्टूडेंट्स को जो है हम मीडिया के साथ भी कनेक्ट कर सकें और वीडियोस और इमेजेस और ऑनलाइन से भी जो है इंटरनेट से भी जो है हम उनको सिखा सकें। तो वहाँ पर पीसी पड़ा उनका स्पीकर और सब कुछ यहाँ पे अलहमदिल्ला बिल्ड हो चुका है। अच्छा अच्छा, ये जो यू शेप का आप बता रहे हैं, ये जो टेबलें आपने जो है वो यू शेप में बनाई है जी, ये कॉन्सेप्ट मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं देख कर गया था मैंने। अच्छा, थोड़ा चेंज सा है। बिल्कुल 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 कि आम जी, ये बिल्कुल ये क्लासेस भी जो है ये भी उसी तरीके से ये सारी क्लासेस है और सारी सेम है, उसी तरीके से यू शेप में बनाएंगे। इससे ऊपर वाले रहायशी सिस्टम उसमें ऐसा होगा तो इतने बड़े फ्लोर में रिहाइश से तो अंदाज़ा होता है कि आपने सैकड़ों का इधर मकसद वो रिहाइश का अरेंजमेंट कर रहे हैं। एक तो होता है ना आके चले जाते हैं जी जी, तो ये इंतजाम भी करेंगे आप सैकड़ों लोगों के इंशाल्लाह। अब ये इरादा ये है कि ऊपर जो स्पेस हम बना रहे हैं 100 स्टूडेंट्स तक के लिए, जिसमें इरादा हमारा ये है कि यतीम बच्चों को भी हम ले आएँ और यतीम बच्चों के अलावा जो है
बाकी के बच्चे भी जो है वो जिस तरह हम कोडिंग जो सुपर किड्स की होती थी पहले से, तो उसी तरह जो है यहाँ पे भी बच्चे आ सकें, नीचे आके वो पढ़ेंगे और ऊपर जो है जो उनका लिविंग रूम होगा वहाँ पे बैठ कर वहाँ पे रह भी सकते हैं, और यहाँ अपनी कोई स्टडी हो सकी या जो भी हो वो अपना वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो है ये यहाँ पर कंप्यूटर्स पढ़ेंगे बच्चों के, ये पूरा कंप्यूटर लैब ये जो है ये वाला जो ब्लॉक होगा तो इसमें कंप्यूटर्स भी पढ़े होंगे, और ये वाले चैप्टर जो आप साइड पे देख रहे हैं कमरे जो बने इसमें हम इंशाल्लाह ताला या तो क्लासरूम्स बनाएंगे, और अगर वो नहीं पाएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे लाइब्रेरी हम बनाएंगे, यहाँ पे किताबें पढ़ी होंगी, बच्चे यहाँ पे भी बैठ के फिर उन किताबों को पढ़ सकते हैं, और अंदर भी हम इंशाल्लाह ऐसे सेटअप करेंगे कि बच्चे वहाँ पे भी बैठ के किताबों को पढ़ पाएँ। यानी ये टेबल्स हैं ये जो दिखा बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बच्चों के लिए है, कंप्यूटर लैब है, तो कंप्यूटर की कोई क्लास हुई या कोई रिसर्च करनी हुई जो कुछ भी है तो वो यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। ये जो है मेरे इंटरव्यू के साथ ही रिसेप्शन बनाया हमने, जो भी बच्चा कोई भी इंटर होगा तो यहाँ से सीधा रिसेप्शन है, और यहाँ पे हमारे रिसेप्शनिस्ट होंगे, वेटिंग एरिया भी हो सकती है यहाँ पे, और जितनी भी सारा स्ट्रक्चर होगा इंशाल्लाह फिर आगे बनेगा यहाँ पे इंशाल्लाह। ये आप क्या सेंट्रली एयर कंडीशन इसको रख रहे हैं या सेंट्रली एयर कंडीशन सब पूरे फ्लोर को हमने सेंट्रली एयर कंडीशन रखा है। अच्छा 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 ये भी बनाया अच्छा, माशाल्लाह बड़ा ट्रेडिशनल सा एरिया है यहाँ, और एक इस्लामाबाद में ऐसा देही इलाका देखने को मिले, और मल्टीपल किस्म की जो है वो यानी इमारतें भी दिख रही हैं, ताहद निगाह जो है वो पूरे इस्लामाबाद का नज़ारा भी हो रहा है, और सेंट्रल इस्लामाबाद के अंदर ये खेत खलियान और ये सारी चीज़ें माशाल्लाह बिल्कुल बड़ा अच्छा नज़ारा है। जब इसके अलावा ये जो साइड है ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंशाल्लाह इसको भी बिल्ड करेंगे और क्लासरूम इधर बनाएंगे। फिर बाकी ये जो साइड है इसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, यहाँ पे क्लासरूम सबसे बनाए हैं। इस साइड के जो क्लासरूम होंगे इसमें इंग्लिश लैंग्वेज ये क्लासरूम है, जी बिल्कुल ये क्लासरूम है, ये भी होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस भी होंगी, उसके अलावा बाकी शॉर्ट कोर्स होंगे, और बहुत सी ऐसी चीज़ होंगी इंशाल्लाह जिसको स्टार्ट करेंगे। एक दफ़ा ये प्रॉब्लम्स है ये थोड़े से हल हो जाएंगे कोविड के, और इदारे एक दफ़ा फिर से खुल जाए तो इंशाल्लाह ये सब कुछ चीज़ ठीक हो जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एरिया में चलते हैं एक इस इमारत के अंदर की एक दूसरे पोर्शन में। जी, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये सुपर किड का लाइब्रेरी सेक्शन है, और ये देखें अभी भी बच्चे अपनी स्टडी में मसरूफ़ हैं, और ये एक बड़ा खूबसूरत माहौल है इस क्लासरूम का। और ये देख रहे होंगे आपको डाइस भी नज़र आ रही होगी जिस पे लेक्चर देते हैं हम्माद साफ़ी। इनको बताया जाता है कि लेक्चर कैसे दिए जाते हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है। और ये आपको दिख रहे होंगे हम्माद साफ़ी को जो अवार्ड मिले हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ़ इदारों और मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमों के हवाले से। और ये बच्चों की आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये आपको दिखाए जा रहे हैं अवार्ड्स जो इनके एजाज़ में इनको दिए गए हैं, इनकी बेपनाह खिदमत के एवज़। अब हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे एरिया में इस इमारत की कि जहाँ ये बच्चे जो है वो नमाज भी पढ़ते हैं, और ये आपको अलमारियाँ दिख रही होंगी, कबर्ड, ये बच्चों की यानी कि कपड़े वगैरह इनका ज़रूरत का जो सामान है वो इसमें रखते हैं, ये अकेडमी की तरफ से इनको प्रोवाइड किया जाता है। ये देखिए सेहतमंद सरगर्मियों के हवाले से ये मुख्तलिफ गेम और एक्टिविटीज़ जो है वो ये बज़ाहिर आपको एक छोटी सी एक कपड़ दिख रही होगी, लेकिन ये एक अलग दुनिया है जो मैंने बैठ कर देखी है इनके पास, ताकि बच्चों को बोरियत ना हो किसी भी किस्म की, और हर किस्म की सरगर्मी में ये मसरूफ़ रखते हैं। और ये मुख्तलिफ किस्म के रूम्स आपको नज़र आ रहे होंगे। और बल्कि मैं ये बताता चलूँ कि ये ऐसे गेम्स हैं
कि जो बच्चों का वक्त ज़ाया नहीं करते, बल्कि उसके अंदर भी बच्चों की एक मोटिवेशन होती है और उनकी एक जो है वो ज़हनी तरबियत के सिलसिले में ये भी उसकी एक कड़ी है। और उसके अलावा ये आपको रूम वगैरह दिख रहे होंगे, ये इनके रिहायशी जो है। अच्छा, ये बताता चलूँ कि यहाँ बच्चे जो है वो 24 घंटे यहाँ रहते हैं, यहाँ यानी कि यहाँ रिहाइश पजीर हैं, और उनके खाने पीने, उनके रहने, उनके यानी कि इवन नहाने धोने, कपड़े, साबुन, शैम्पू से लेकर हर चीज़ का ज़रूरियात ज़िंदगी से ताल्लुक़ जो चीज़ें हैं उनका ख्याल रखा जाता है, और बड़ा तरजीही बुनियादों पर। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह रखते हैं, अपने बच्चों की तरह, अपनी औलाद की तरह रखते हैं, और ये सारी सूरत हाल है। और ये रूम्स वगैरह हैं इनके, जो रिहायशी रूम तो बेशुमार रूम्स हैं इनके पास। वह जिस एरिया में हम पहले गए थे वहाँ भी रिहायशी कमरे थे, ये भी इन बच्चों के रिहायशी कमरे हैं, और माशाल्लाह बड़े साफ़ सुथरे, सफाई सुथराई का बड़ा ख़ास इंतज़ाम किया जाता है, यहाँ बड़ा ख्याल रखा जाता है। और ये इनका प्रेयर एरिया भी है, यानी कि यहाँ इबादत यानी 4 नमाजें यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़ोहर की नमाज ये बाहर ओपन एरिया में अदा करते हैं। और नमाज के अलावा तिलावत का एक अहम इंतज़ाम है यहाँ, नमाज सिखाने का बड़ा अहम इंतज़ाम है, जो बहुत कम उम्र बच्चे हैं जिनको नमाज नहीं आती। और सबसे ज़्यादा फोकस मैं समझता हूँ कि इनका ये जो मजहबी उनसर है इनके अंदर, यानी दीन की तरफ इनका बच्चों का झुकाव बहुत ज़्यादा रखते हैं। नमाज और अखलाकियात और जो है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ नज़र आई है, जो कि हमारी तालीमी इदारों में कहीं नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताता चलूँ। जब रात को हम यहाँ ईशा की नमाज़ अदा कर रहे थे, तो हमाद भी मेरे साथ ही खड़े थे। मैंने देखा उनके जिस्म पे जो है वो फटी हुई चादर उन्होंने पहनी हुई है, और इतनी सख्त सर्दी के अंदर, तो इतना कुछ होने के बावजूद जाहिर सी बात है इंसान के जहन में ख्याल आता है कि सब कुछ होने के बावजूद फिर ये फटी पुरानी चादर पहनी हुई है। तो पता चला कि वो यहाँ जो कारी साहब तैनात हैं नमाज के लिए आते हैं, वो चादर उनकी थी, और इनके पास अपनी गर्म शॉल थी, और इनसे वो मंज़र देखा नहीं गया। इन्होंने कारी साहब से वो चादर ले ली और उनको इसके एवज़ अपनी चादर गिफ्ट कर दी। और जो है वो यानी कि बड़ा एक मैसेज है इसके अंदर, और ये इस बच्चे की जहनी सोच और उसकी मेंटल यानी जो मेंटल अप्रोच है उसका पता चलता है कि किस लेवल पर जाकर ये बच्चा जो है वो सोच रखता है। और बिल्कुल अगर आप जाकर देखें तो हमारे असलाफ का यही वतीरा रहा है। आप आकाए दो जहान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका उठाकर देख लें या सहाबा इकराम की, तो आपको यही फुकरा जैसी लाइफ नज़र आती है, जिसमें जो है वो पैमन लगे हुए कपड़े और फटी पुरानी जो है वो चादरें, और ये मंज़र आपको नज़र आता है, हदीस की किताबों में मौजूद है। तो मुझे ये देखकर एकदम वो मंज़र जो है वो जहन में वो याद ताज़ा हो गई उन मनाजिर की, और वो मंज़र एकदम जहन में मुझे लगे। तो हम चलते हैं इस वक्त हम्माद साफ़ी के रूम में, और चाहेंगे कि वहाँ चलकर उनसे भी बात की जाए, और बल्कि उनके कमरे का भी मंज़र दिखाया जाए कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। और वो मेरे ख्याल से उनको डिस्टर्ब कर लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक? ठीक है, अभी ठीक है? डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? स्टडी चल रही थी आपकी? बैठ के कुछ बातचीत हो सकती है आपके साथ? अच्छा, बैठ के करें या खड़े होकर ही करें? अच्छा, तो बहुत सारी बातें करनी है आपसे। जी सर। और सबसे पहले तो माजरत चाहते हैं कि आपको डिस्टर्ब किया, और खैरियत से? आपकी एकेडमी का दौरा कर रहे थे, और एकेडमी को जो है वो पूरा विजिट किया हमने, और बहुत सारी चीज़ें नज़र आई हैं जो पूरे पाकिस्तान में मेरा तो विज़िट रहता है, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो एकेडमी यूनिवर्सिटीज़ का दौरा होता है। तो बड़ी अजीब व गरीब सी चीज़ें नज़र आई हैं यहाँ। अजीब व गरीब से मुराद कि ख़ुद मेरे साथ जो होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग, बल्कि अर्ली मॉर्निंग भी क्या कहेंगे, उससे भी आगे की जो चीज़ है,
सुबह सादिक में हमें जगा दिया जाता है इतनी सख्त सर्दी में, लेकिन जब आप लोगों को देखते हैं इस कम उम्री में इतनी सख्त सर्दी में, और आप लोग सुबह सादिक जागे हुए होते हैं, और फिर उसमें नमाज़ों का एहतमाम और अपना गर्म बिस्तर छोड़ना, और उसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज, तो वो सारी एक्टिविटी देखकर बड़ा हैरान होता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जब से आपका यहाँ मेहमान हूँ तो नमाज बाजमात आप लोगों के साथ। तो पूछना आपसे ये था कि ये कल मैंने रात को जो है वो नमाज के दौरान आपके जिस्म पर एक फटी पुरानी चादर देखी। हालांकि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है इतना कुछ होने के बावजूद, और मालूम करने पे पता चला कि जनाब ये कारी साहब से आपने ली और आपने अपनी गर्म चादर, नई चादर उनको पहना। तो क्या फीलिंग्स थी, क्या जज्बा था, ऐसा क्या मकसद इस सर्दी में जहाँ इंसान का दिल चाह रहा हो कि वो दूसरे से भी लेकर पहन ले, उसमें आप अपने तन की एक चीज़ उतार कर उनको पहना रहे हैं। तो ये क्या जज्बा था, ये सबक कहाँ से मिला आपको, अपने जहन में ये ख्याल पैदा हुआ और क्या सोचकर आपने ये किया? जी, असल में ऐसा था कि ईशा की नमाज़ थी और मैं था और मेरे टीचर मेरे साथ थे, तो हम बैठे हुए थे। तो मैंने अपनी वही गर्म चादर ओढ़ी हुई थी, वो जो कारी साहब थे हमारे, जो इमाम भी हैं, इमामत कराते हैं हमारी, तो उन्होंने वो पुरानी चादर जो है ओढ़ी हुई थी। तो मेरे टीचर ने मुझे कहा कि कारी साहब को देखें, ये इतनी मतलब फटी पुरानी चादर पहनी हुई है और ये फिर भी यहाँ पर इतनी सर्दी में आप लोगों के साथ बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप अपनी ये जो चादर है इसको उतार के कारी साहब को दे दो और एक्सचेंज कर लो उनके साथ। तो मैंने जो अपनी चादर थी जो कि गर्म थी वो मैंने कारी साहब को दे दी, और जो कारी साहब की चादर थी वो मैंने ले ली। अच्छा। बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा भी सिर्फ ये एक चादर पर ही मौकूफ नहीं है ना ये मामला, मकसद आपकी जो 24 घंटे की लाइफ में 5-6 दिन हो गए आज आपके साथ हूँ जी। तो आपकी लाइफ देखता हूँ बड़ी सादा सी लाइफ है आपकी। जी। मुझसे सब कुछ अफोर्डेबल होने के बावजूद आपका उठने बैठने का, आपका सोने का इंतज़ाम, आपका खाने पीने का, आपका एक्सरसाइज, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपका अपने जो आपकी एकेडमी के जो तलबा हैं उनके साथ, अपने आपके जो मुलाजिमीन हैं यहाँ बहुत सारे, उनके साथ आपका रवैया देखते हैं, वो चाहे कुक है, चाहे आपके यहाँ वॉचमैन है, चाहे आपके यहाँ सिक्योरिटी के जो लोग हैं, सबके साथ आपका रवैया ऐसा है जैसे एक आम इंसान की तरह। और मतलब कि इतना सारा चेंज आपकी ज़िंदगी में, बिल्कुल इतनी सादगी, ये मकसद कि कैसे आया ये? देखिए मेरे जो टीचर हैं तो उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि मैं जब छोटा था तो उनके टीचर ने उनसे सवाल पूछा था कि दुनिया का सबसे गरीब इंसान कौन है। तो वो हैरान हो गए और उन्होंने जवाब दिया कि गरीब इंसान का तो नहीं पता कि कौन सबसे ज़्यादा गरीब है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि गरीब इंसान वो है जिसके पास न चादर पहनने को हो, न नरम बिस्तर हो सोने को, या खाने के लिए कुछ ना हो। तो मेरे टीचर मुझे कहते हैं कि उनके टीचर ने उन्हें फरमाया कि इस तरह तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सबसे गरीब इंसान हुए, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, अल्लाह के महबूब होने के बावजूद भी वो जो है न नरम बिस्तर पर सोते थे। कोई ऐसा वक्त भी आया कि 3-3, 4-4, 5-5 दिनों तक वो कुछ भी नहीं खाते थे, बल्कि पेट पर पत्थर बांधते थे। तो मेरे टीचर ने ये मुझे समझाया कि अगर वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे तो फिर हमारा क्या बनता है कि हम इतनी अयाशी ज़िंदगी जिए, हम अपने लिए सारी चीज़ों को मतलब लग्जरी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें, बड़े बड़े घरों में रहें, हमारा क्या वो बनते हैं, हैसियत बनती है हमारी कि हम इस तरीके की ज़िंदगी गुजारें। तो मेरे टीचर मुझे कहते हैं कि अल्लाह ने हर एक चीज़ को जोड़ों में पैदा किया, और बेशक ऐसा ही है। मेरे टीचर मुझे ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बादशाह, बड़े बड़े बादशाह आपके साथ है और आपके साथ बैठे, आपके साथ उठे बैठे, आपकी इज़्ज़त करे, तो आप जाके फ़कीरों की इज़्ज़त करो। तो मैंने अपने टीचर से मैं हैरान हुआ, कैसे हो सकता है कि मैं फ़कीर के साथ बैठूँ तो बादशाह मेरे साथ बैठने लग जाएगा। तो मेरे टीचर ने मुझे जवाब दिया कि फ़कीर बादशाह का जोड़ा है। अगर आप फ़कीर के साथ जाके बैठते हो, उसकी इज़्ज़त करते हो, उसको खाना खिलाते हो, तो बादशाह आपके जो माहौल है उसमें आपके साथ बैठने पर फ़ख्र महसूस करेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई इस चीज़ पर। और उसके अलावा जो है मैंने ख़ुद भी कई ऐसी किताबें पढ़ी, कई ऐसे वाक़यात पढ़े। जिस तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रोम के जो वो थे, लीडर थे, जो रोमन के जो एम्पायर के जो सरबराह थे, तो जो एम्परर थे, उन्होंने एक मैसेंजर भेजा और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि हम मुसलमानों के साथ जो है आपस में एक डील करना चाहते हैं मुसलमानों के साथ। तो जब वो रोम का वो मैसेंजर जो है जब पहुंचा मदीना, तो वो आगे पीछे ढूंढने लगा कि इनका किला किधर है मुसलमानों का। तो उसने एक बंदे से पूछा, फिर दूसरे बंदे से पूछा,
तो फिर तीसरे बंदे से जब उसने पूछा कि ये आप लोगों का जो सरबराह है, ये आप लोगों का जो किला है वो किधर है, तो उन्होंने ये ऐसे इशारा किया कि ये हमारा सरबराह है। तो जब उसने उसकी तरफ देखा तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे और एक चट्टान थी, उसके ऊपर सर रख के वो सोए हुए थे। तो बड़ा हैरान हो गया कि ये मुसलमानों के सरबराह हैं, ये इतनी बड़ी खिलाफत है इनकी, 22 लाख मुरबा मील किलोमीटर पर जो है इनकी हुकूमत है, फिर भी ये चट्टान पर सर रख के सो रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से जो मुसलमानों की खिलाफत थी या जो मदीना की रियासत थी वो इतनी फैल गई और इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको चाहिए कि हम इसी सुन्नत को फॉलो करें और हम सादगी से ज़िंदगी को गुजारें, क्योंकि ज़िंदगी चंद लम्हों तक है। हम कहते हैं ना कि जब इंसान पैदा होता है तो एक बच्चे के कान में अजान दी जाती है और फिर जब वो वफ़ात पाता है तो जब उसका जनाजा होता है तो उसकी अजान नहीं दी जाती। तो मैंने अपने वालिद साहब से पूछा ऐसा क्यों होता है, तो बताया कि हमारी जो ज़िंदगी है वो एक अजान और उसकी जो नमाज होती है उसके दरमियान तक का जो ये वक़्त है, इतनी मुख्तसर ज़िंदगी है। तभी जो है हम जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कानों में अजान देते हैं और जब वो मर जाता है तो फिर उसका जनाजा फिर पढ़ाते हैं, ताकि हम सब लोगों को ये पैगाम दे सके कि जो ज़िंदगी है वो इतनी ही है। एक अजान से लेकर एक नमाज का दरमियान में जो वक़्त होता है इतनी ज़िंदगी है। तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का क्या फ़ायदा, बड़े बड़े कपड़े, महंगे कपड़े पहनने का क्या फ़ायदा, ऐसी ज़िंदगी गुजारने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि ज़िंदगी तो ऐसे मज़ा करती है कि आप सादगी से रहो और आपकी सादगी से दूसरे लोग सीखें आपसे और दूसरे लोग भी आपकी तरफ या इस चीज़ की तरफ जो है माइल होने लग जाएं और वो भी आपकी तरह अच्छे कामों की तरफ माइल होने लग जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जो इतनी मुझे तो चूँकि मैं एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि हमने तो मकसद आपकी लाइफ को कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ से, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी मुशक्क़त वाली ज़िंदगी लगती है। तो आपको मकसद इतना सुबह सवेरे उठना, फिर आपका मकसद 24 घंटे की ज़िंदगी और मामूलात को जब देखते हैं, मैं समझता हूँ 4-5 घंटे से ज़्यादा आपकी नींद नहीं है। उसके बाद खाने का 1 घंटे का टाइम निकालने, खाने का और नमाज़ों का पाँचों नमाज़ों का और खाने का जो टाइमिंग है वो 1 घंटा। बाकी सारा वक्त हम आपको स्टडी में देखते हैं, आप बोर नहीं होते, आपको ये मुशक्क़त मकसद ग्रह नहीं गुजरती। क्या फीलिंग्स हैं, मकसद आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या मतलब अगर मैं जिस रीजन से ताल्लुक़ रखता हूँ अगर वहाँ के बच्चों को बताया जाए कि आपकी ये एक्टिविटी है तो वो यकीन नहीं करेंगे। हमने तो बड़ी आरामदेह ज़िंदगी, मुझे बड़ा, तो आपकी क्या वो कोई थकावट, कोई नकाहत, कोई इस किस्म की फीलिंग्स नहीं होती आपकी? देखिए स्टार्ट में होती थी, जब मैं सुबह सुबह उठता था तो ज़ाहिरी बात है इंसान इतनी सख्त सर्दी में कौन अपना गर्म बिस्तर छोड़ के जो है ठंडे पानी से वज़ू कर सकता है, वो फिर नमाज़ पढ़े बाहर जाके। तो स्टार्ट में 2-3 दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं बार बार उठना शुरू किया मैंने, तो फिर ये प्रॉब्लम बिल्कुल हल हो गया। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो मैं अपना ज़ाती इंटरेस्ट होता है मेरा पढ़ाई में, चाहे वो मेरी एकेडमिक्स है या प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं या जो कुछ भी है, उसमें मेरा अपना ज़ाती इंटरेस्ट है, जिस चीज़ की वजह से मुझे अच्छा फील होता है जब मैं पढ़ता हूँ, सबक पढ़ता हूँ। और उसके अलावा मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, रनिंग भी करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी जो हेल्थ है वो भी मेंटेन रहती है, तो इसीलिए मैं थकावट जो है वो मुझे बहुत कम महसूस होती है। अच्छा अहमद, मैं चाहूँगा कि आप हमें अपने रूम का विज़िट कराइए, बिल्कुल। आपका थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड और लिविंग स्टाइल भी देखें, और ताकि हमें पता चले कि आपका कैसे सोते हैं, क्या करते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं। तो थोड़ा सा हमें विज़िट करा दीजिए। ठीक है। ये स्टडी टेबल भी कह सकते हैं आप इसे। ये कंप्यूटर है मेरा, यहाँ पर बैठ के कभी कभार कुछ सर्च करना हुआ, कोई वीडियो देखनी हुई, कुछ भी होता है तो मैं इस पर कर रहा हूँ। उसके अलावा अक्सर मैं जो है डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, ठीक है, अपने लिए टाइम टेबल बनाता हूँ, या मैं अक्सर ऐसे लिखता हूँ, फिर उसको प्रिंट करने के लिए या डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए मेरे पास ये प्रिंटर पड़ता है। उसके अलावा ये जो है मैं पैड की किताबें पढ़ता हूँ। अच्छा। या जो है एकेडमिक्स होती है, कोई बुक होती है, तो पैड के मैं करता हूँ, इसमें मैंने अपने लिए सारी चीज़ें ये ज़मीन पर रखी है। अच्छा। तो फिर ये मेरा बेड है। अच्छा, ये है आपका बेड। तो ये आपके सराहने जो है वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जी। मकसद एक अलार्म क्लॉक है, और दूसरा जो है ये हमें काउंटर नज़र आ रहा है, तस्बीह जिसे कहते हैं, और ये आपकी जो है वो पूरा शेड्यूल है। ये किताबें भी आप ही पढ़ते हैं? ये अक्सर रात को मैं सोता हूँ तो सोते वक्त मैं उठा सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। पढ़ता हूँ या कोई तिलावत करनी होती है तो अच्छा। सोने से पहले मैं कर लेता अच्छा, हूँ, फिर उसके मोमिन बाद का सो जाता हूँ। हथियार। अच्छा, माशाल्लाह, आसान नमाज। अच्छा, इस कम उम्री में आपको कुरान के साथ साथ हदीसों का भी मुताला करने का
ख़ासा शौक़ नज़र आ रहा है और माशाल्लाह आपसे मकसद बात करके बड़ा अच्छा लगा और अजीब सा भी लग रहा है कि जो बातें बड़े बड़े दानिश्वर बड़े बड़े उलमा करते हैं और जो मैसेज बड़ों के लिए होता है वो आप इस उम्र में लेक्चर के ज़रिए दूसरों को दे रहे हैं। हालांकि आपकी तो अभी अपनी उम्र जो है वो सीखने की है और आप लोगों को सिखा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ सिखा नहीं रहे हैं, माशाल्लाह आपका अमल भी देख रहे हैं उसके ऊपर। बड़ा खुशी भी होती है और गैर मामूली सलाहियतों से अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है। और तो ये इन किताबों का इस एकेडमिक से जब आपका देखते हैं बड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मकसद ये और ये पैरेलल कैसे लेके चल रहे हैं आप? तो आपको कोई मकसद उलझन नहीं होती इसमें या कोई दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती? नहीं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं जैसा आपने टाइम टेबल देखा तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिवाइड कर ली अपने लिए। चाहे मेरी एकेडमिक्स का टाइम है तो उसको मैंने अलग रखा, जो बाकी स्टडीज़ का टाइम है उसको अलग रखा, और फिर उसके अलावा तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा कुरान मजीद की तिलावत, और उसमें ये किताबें मैं पढ़ता हूँ अक्सर रात को सोने से पहले। जी जी जी, नहीं कुरान मजीद का बिल्कुल जिक्र करना, बल्कि मैंने तो रात को, बल्कि जब से आया हूँ 4-5 दिन से, तो कुरान पाक की भी तिलावत बाकायदगी से आप करते हैं माशाल्लाह। और अच्छा, और इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियात हैं? मकसद ये तो आपका रूम है, रूम की और बाहर की तो हमने देख ली। रूम के अंदर सिर्फ स्टडी और ये एकेडमिक और ये आपका जो है वो मजहबी किताबें जो है, और इसके अलावा भी आपकी कोई मसरूफियात होती हैं यहाँ? जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया, एक्सरसाइज करता हूँ, और कभी कभार जिस तरह आप बाहर शायद सुपर किड से मिले होंगे जी जी उन बच्चों से, तो उनके साथ कभी कभार अगर टाइम मिल जाए तो क्रिकेट भी खेलता हूँ। नहीं, इस रूम की एक्टिविटी पूछ रहा हूँ, मकसद इसके बाद सिर्फ आप सोते हैं यानी कि बिल्कुल। अच्छा, पढ़ाई करते हैं इस रूम में और इधर सोता हूँ, उसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं आती। अच्छा, एक चीज़ हमने और देखी है यहाँ जिसे बगौर जायज़ा लेने के बाद महसूस किया है कि वो भी गैर मामूली बात है, वो ये कि इनको हम्माद को हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग ये जो नमाज के लिए सफ़े हैं ये बिछाते भी देखा है और फिर उसके बाद समेटते हुए भी देखा है। बाद अज़ नमाज जो है ये उसको समेट के उसको फोल्ड करके एक कोने में रख देते हैं जहाँ इनकी वो जानमाज की जगह है। तो हम इनसे ये पूछेंगे, हम्माद आपसे ये पूछेंगे कि ये इतने सारे बच्चों के होते हुए जो कि आपके स्टूडेंट्स हैं, आप एक्सेस भी रखते हैं, चाहें तो उनसे काम करवा भी सकते हैं, ये काम आप खुद क्यों करते हैं? मकसद मैंने और नहीं देखा, आप ही सुबह बिछा रहे होते हैं और फिर नमाज के बाद जो है वो उसको फोल्ड करके रख देते हैं, तो इसकी कोई ख़ास वजह है? देखिए सर, इबादत से और अच्छे अमाल से जन्नत मिल जाती है और खिदमत से खुदा मिल जाता है। तो ये मैं इसीलिए करता हूँ ताकि अगर मैं ना करूं तो बाकी के बच्चे जो है मुझे नोट नहीं करेंगे। मैं सबसे पहले उठकर इसलिए इसको जो है बिछाता भी हूं और इसीलिए इसको वापस इकट्ठा करके साइड पे रखता भी हूं ताकि दूसरे बच्चे जब मुझे ये अमल करते हुए देखें तो वो भी इंस्पायर हो, वो भी मोटिवेट हो कि हम किस तरीके से जल्दी उठकर इसको बिछा सकते हैं मेरे से पहले, और किस तरीके से इसको वापस इकट्ठा करके अपनी जगह पर वापस रख सकते हैं। तो खिदमत भी है और बच्चों को एक अच्छा पैगाम भी जाता है इससे। यानी आपकी हर एक्शन के अंदर ही मोटिवेशन कहीं ना कहीं नज़र आती है, आपके हर अमल में। यानी आप गुफ्तार से भी, किरदार से भी, और अपनी हर किस्म की नकलो हरकत जो है आपकी, उससे आप मोटिवेशन दे रहे होते हैं। यानी मोटिवेशन, इससे ये अंदाज़ा होता है कि मोटिवेशन सिर्फ लफ्ज़ों की अदायगी का नाम नहीं है, यानी वो किरदार भी हो, कैरेक्टर बिल्डिंग जिसे कहते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा, अजीब व गरीब सी चीज़ें यहाँ देखने को मिली इस विज़िट में। और सबसे हैरान कुन बात ये थी कि हम्माद साफ़ी के लिए जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि वो एक बच्चा है और वो एक मकसद जदीद तर्ज के ऊपर जो है वो एक तालीम हासिल कर रहा है, या ये सुपर किड प्रोग्राम क्या है, लोगों के जहन में सुपर किड का कोई, वो जब उसको देखते हैं मोटिवेट करते हुए तो अजीब अजीब ख्यालात आते हैं कि यार ऐसा बच्चा जो है, मकसद ये भी पॉसिबिलिटी है कि बच्चे इस लेवल पर आ सकते हैं कि वो हज़ारों के मजमे से ख़िताब कर रहे हों, उनमें इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, और फिर सिर्फ सैकड़ों और हज़ारों से ख़िताब ही नहीं करना, अपनी उम्र से 10 गुना बड़े लोगों से ख़िताब करना, दानिश्वरों से और लिखारियों से, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेसी से ख़िताब करना। तो ये इस बच्चे में टैलेंट कैसे आया? तो वो यहाँ आकर, जाहिर सी बात है हमारे भी जहन में एक तस्वीर बनी हुई होगी उसकी कि जी ये कोई बहुत बड़ी एकेडमी होगी, कोई 20-25 असातिज़ा होंगे, 24 घंटे इनको पता नहीं क्या ट्रेनिंग दी जाती होगी, कैसे पढ़ाया जाता होगा, कैसे समझाया जाता होगा, क्योंकि हमने ये चीज़ें नहीं देखी।
लेकिन यहाँ आए जब 5 दिन इनके मेहमान बने तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली जो हम आपको जो मतलब सबसे पहले तो ये है कि जब यहाँ आए तो हमारे जहन में ये था कि एक मेहमान है और मेहमान जाहिर सी बात है एंजॉयमेंट करता है, अपने अंदाज से उठता है, अपने अंदाज से खाता पीता है, अपने अंदाज से जो है वो सोता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, बाकी रूटीन में कोई वो नहीं था, हमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ देखी जिस पर ये कतई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ये हम्माद साफ़ी और इनके जो असातिज़ा हैं और यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो एक चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती, वो है नमाज फजर की। बाकी नमाजें भी जमात के साथ होती है, लेकिन सुबह सादिक इस सर्दी के माहौल में जब मकसद धुंध हो, इंतहा की सर्दी हो, ख़तरनाक सर्दी हो कि जिसमें निकलते भी इंसान तसव्वुर ना करते, तो उसमें ये फजर की नमाज के लिए उठते हैं। और गौरतलब बात यह है कि फजर के लिए उठते हैं, लेकिन फजर से भी 1 घंटा पहले जाग जाते हैं, यानी सुबह सादिक से भी पहले जाग जाते हैं। और यही इन बच्चों की रूटीन है। और जागने के बाद नमाज, अपने गर्म बिस्तर को छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है फिर इस उम्र के बच्चे। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है वालिदैन के साथ साथ बच्चों के लिए भी और बच्चों के साथ साथ वालिदैन के लिए, जिसमें मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने बच्चों के लिए भी ये मैसेज दूंगा। मैं खुद भी बहुत कमज़ोर किस्म का इंसान हूँ, गो के नमाज की पाबंदी रहती है, लेकिन इस सतह पर जाके और मकसद देर से उठने वाले लोगों को मकसद एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। मैं समझता हूँ इस बच्चे की कामयाबी का राज भी यह है कि 5 वक्त की नमाज बाजमात यहाँ तमाम होता है, फिर कुरान की तिलावत। मकसद कहाँ है कि इंसान के जहन में जाएगा कि एक मोटिवेशनल स्पीकर, मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के साथ उठने बैठने वाला, खुद एक सेलिब्रिटी, फिर उम्र उसको देखें कि अंडर 15 उसकी एज है, आई थिंक 13-14 साल एज है उनकी। इस उम्र में एक बच्चे की ज़हनी सतह इतनी बुलंद, बड़ी हैरान कुन है। फिर उसके बाद सुबह उस सर्दी में जहाँ खड़ा नहीं हुआ जा सकता, वहाँ आधा 1 घंटा मकसद एक्सरसाइज करना उस ओपन एयर के अंदर, खुले आसमान तले, जब धुंध का ये आलम हो कि आपको 8 से 10 फीट के फासले पर कुछ नज़र ना आ रहा हो, बड़ा हैरान कुन है। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जहाँ इस बच्चे की खुदादाद सलाहियतें हैं, वहीं इनके पीछे जो है इनके असातिज़ा का बहुत बड़ा रोल है, इनकी एकेडमी का बहुत बड़ा रोल है, जिसे शायद आप लोग नहीं देखते होंगे सोशल मीडिया पे या बयान नहीं किया जाता होगा। मैं समझता हूँ कि असल क्रेडिट इनके असातिज़ा को, इनकी पूरी मैनेजमेंट को, इनकी टीम को जाता है कि जिन्होंने, और ये वाहिद बच्चा नहीं है, ऐसा और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनमें पोटेंशियल होगा, जो आगे बढ़ना चाहते होंगे, आगे बढ़ सकते होंगे। बस बर वक्त उनको सही असातिज़ा, सही एकेडमी और सही माहौल का मुयस्सर ना आना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जो है वो एक अलमिया है हमारा। अगर ऐसी एकेडमियाँ कायम हो जाएं, ऐसे असातिज़ा मुयस्सर आ जाएं कि जो बिल्कुल फैमिली माहौल हो, यानी फैमिली मेम्बर जैसे इंसान अपने बच्चे से मोहब्बत करता है, बच्चों को खिलाता है, बच्चों को जिस तरीके से सुलाता है, जिस तरीके यानी जो प्यार मोहब्बत शफ़क़त अपनी औलाद के साथ किया जाता है, यहाँ ये इस इंस्टीट्यूशन में जो है वो बच्चों के साथ वही माहौल, उनका नाश्ता, उनका खाना, एक शेड्यूल इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है, यानी टाइम टू टाइम, यानी 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं करते और बड़ा तरतीब से सारी चीज़ें मैनेज की हुई है। बड़ा मकसद ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि आप लोगों को नहीं समझ में आएंगी। उसके लिए फ़िज़िकली आपको जो है वो कहते हैं ना कि दरिया में उसकी दरिया की गहराई का अंदाज़ा लगाने के लिए आपको उस पर उतरना पड़ता है, उसमें डुबकी लगानी पड़ती है, तब जाके कहीं आपको उसकी गहराई का अंदाज़ा होता है। तो ये कितनी गहरी सोच के मालिक हैं, एक समंदर और दरिया की तरह कितने गहरे इनके ख्यालात हैं, ये तो इनके पास आकर, यहाँ रुक कर, इनके पास स्टे कर ही पता चल सकता है। अदरवाइज़ तो ये कयास आराइयाँ और ख़याली बातें ही लगती हैं। तो मैं तो बड़ा शौक सा हुआ हूँ। ख़ुद मेरे साथ जो हाल होता है, मैं मकसद 10 बजे के बाद उठने वाला आदमी और उसको अर्ली मॉर्निंग उठा दिया जाए, इन तसव्वुर में ही नहीं है कि हम इतनी। लेकिन 2-3 दिन तो सही बात यह है कि एक बड़ा ऑकवर्ड सा लगा कि यार ये मेहमानों के साथ क्या सलूक करें, मेहमान को तो सुने थे। उन्होंने कहा नहीं, हम इस बात पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हमें जगाया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 4-5वें दिन आके जब वो एक आदत सी बन गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको दुआएं भी देते हैं और यह है कि बड़ा अच्छा फील करते हैं। यानी कि अब थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है कि वहाँ उठने के बाद हमारी मकसद वो जिस्मानी थकन
और मकसद एक अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। और यहाँ आके जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद, यानी मैं सुबह सादिक में उठा हूँ, फजर से भी 1 घंटे पहले आपके सामने बैठा हूँ, और अब करीब 3 बज रहे हैं। एक लम्हे के लिए मुझे ऊँग नहीं आई, एक लम्हे के लिए मुझे सुस्ती कायली महसूस नहीं हुई। तो ये सारा क्रेडिट इनको जाता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ऐसी अकेडमियाँ, ऐसे असातिज़ा, और पोटेंशियल की कमी नहीं है हमारे पास, मैं समझता हूँ। और इंतहाई मकसद हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये बच्चा एक ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखता है कि हमने तो लतीफ़े ही सुने हैं उनके ऊपर कि जनाब ये बिल्कुल जो है वो पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, दकियानूस किस्म के लोग हैं, इनकी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दी जाती, ये दुनिया के मैनर से बिल्कुल ही बहुत दूर हैं, समझते ही नहीं है, एटिकेट्स नहीं है इनमें। लेकिन ऐसे में उसी कौम से एक बच्चा उठकर पूरी दुनिया, पाकिस्तान ही पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा यानी तस्वीर पेश करे, बहुत बड़ी बात है। ख़ुद उसकी अपनी कौम के साथ साथ उसके घराने, उसकी कौम के साथ साथ मुल्क के लिए बड़ी मकसद फ़ख्र और सादत की बात है। और इसमें कोई शक नहीं है कि माशाल्लाह इस अकेडमी में और बड़ा कुछ देखने को मिला है, जो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कुछ दिन एक मजमून की सूरत में इंशाल्लाह उसे, चूँकि ये मेरा, देखिए मैं सबसे पहले अपना चेंज बताऊं आपको कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला व्लॉग है जो मैं ये बना रहा हूँ। अपना यूट्यूब चैनल जो है बनाया है मैंने, यूट्यूब चैनल भी यहाँ के बनाया है, यानी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की अफादियत और उसकी अहमियत का मुझे यहाँ आके अंदाज़ा हुआ। वरना हम इसी जहान में रहते थे, लेकिन नहीं था, हमें गाइडलाइन नहीं है हमारे पास। यानी मैं 10-15 साल से लिख रहा हूँ, मकसद कॉलम लिख रहा हूँ, वेल नोन न्यूज़पेपर जो हैं पाकिस्तान के, उनमें लिख रहा हूँ। बल्कि अब तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी से साहिब किताब हूँ, जिसकी कल किताब रोनुमाई है। यानी हम जैसा आदमी ना वाकिफ़ है तो दूसरे लोगों की क्या बात की जाए। तो यहाँ आके बड़ा थोड़ा सा एक जज्बा बेदार हुआ है। तो ये देखिए कि मेरा ज़िंदगी का पहला व्लॉग है, और ये क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है, इनके असातिज़ा को, खुसूसन अकबर खिलजी भाई को, कि जिन्होंने मुझे कन्विंस किया। इनकी ज़ात का कोई फ़ायदा नहीं, मकसद अल्लाह की रज़ा के लिए भी लोगों को इस तरफ, अगर जिन लोगों का मीडिया में आने का शौक़ है या मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ख़ास तौर पे कौन सी सलाहियतें तो हैं उनमें, लेकिन उनको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, किस तरीके से उसका मज़बूत इस्तेमाल करना चाहिए, हमें तो यहाँ इन्होंने मकसद सुपर किड्स के साथ साथ हमें भी बहुत गाइडलाइन दी, और मैं बड़ा मुस्तफ़ीद हुआ इनसे, इनका बेहद मशकूर हूँ। और इंशाल्लाह सफ़र अभी जारी है, और ये एक रोनुमाई हो जाए, उसके बाद देखते हैं एक अगली रोनुमाई चंद ही दिनों में फिर लाहौर में होने वाली है, जिसका एहतमाम हमारे दोस्तों ने किया है। और मैं हमेशा से मशकूर और मकरूज़ रहता हूँ इन लोगों की मोहब्बत का जब आना होता है, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल ये गैर मामूली अहमियत का हामिल रहा ये सफ़र, और इससे पहले जितने सफ़र किए उनसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ये भी कह सकते हैं कि ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट की हैसियत रखता है ये सफ़र मेरे लिए। बड़ा खुश हूँ और बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि अगर ऐसी अकेडमियाँ और ऐसे असातिज़ा इस मुल्क में मज़ीद वजूद में आ जाएं तो कोई बात नहीं है कि इस कौम का एक बच्चा जो है वो हम्माद साफ़ी की शक्ल में जो है वो आपको नज़र आए।